नमस्कार दोस्तों, मैं पुनीत चतुर्वेदी स्वागत करता हूं आप सभी का आज के अपने सेशन में। आज का जो हमारा यहां सेशन होने वाला है सामान्य हिंदी, जो आपका लोक सेवा आयोग में छठवां पेपर है। पांचवा पेपर अब हमारा पूरा व्याकरण का है, अलग कर दिया गया है नए सिलेबस के हिसाब से। और छठवें पेपर में निबंध के साथ में प्रारूप लेखन को डाल दिया गया है। आपको पता है एक निबंध 50 नंबर का आता है, यहां पे एक निबंध आता है 25 नंबर का, और बचा हुआ अंतिम भाग 25 नंबर का जहां पर प्रारूप लेखन आता है। हम बात करते हैं प्रारूप लेखन में 25 नंबर में कितने प्रश्न आते हैं, तो टोटल 2 प्रश्न आते हैं। एक परिभाषा या विशेषता के साथ में सीधे ड्राफ्टिंग करने के लिए आता है ना। फिर एक डायरेक्ट आता है आपका क्या, सीधा फ्रेमिंग करने के लिए। तो हम इस सभी की आज बात करेंगे आज के सेशन में, जो हमारा छठवां पेपर है मेंस का प्रारूप लेखन का, इसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले हम समझते हैं प्रारूप का मतलब क्या होगा। तो देखिए, प्रारूप शब्द का मतलब क्या है। किसी भी पत्र को, समझो, किसी भी पत्र को अंतिम रूप देने से पहले एक कच्चा मसौदा तैयार किया जाता है। जो एक कच्चा मसौदा तैयार किया जाता है उसे हम प्रारूप के नाम से जानते हैं। प्रारूप को, अब देखो क्या होता है कि कोई भी पत्र अगर हम लिख रहे हैं तो उसमें कोई गलती ना हो, इसी के लिए उसका एक कच्चा मसौदा हमने तैयार कर लिया। अंग्रेजी में हम इसे जैसे ड्राफ्ट के नाम से जानते हैं, तो हमने उसकी ड्राफ्टिंग कर ली है ताकि अंतिम रूप देने से पहले हम उसमें सुधार कर सके और उसमें कोई गलतियां ना हो। तो अंग्रेजी में हम इसे अन्य नाम से जानते हैं, ड्राफ्टिंग नाम से जानते हैं। हिंदी में इसके अन्य नाम है, जैसे आलेखन कहा जाता है ना, प्रारूपण कहा जाता है, या प्रालेखन भी कहा जाता है, इसे मसौदा लेखन भी इसे कहा जाता है। तो इस प्रकार से आप अन्य नामों को भी देखेंगे। बात करते हैं इनकी आवश्यकता कहां होती है। हम इनकी आवश्यकता के बारे में अगर बात करें तो प्रारूप की जो आवश्यकता है वो शासकीय शासकीय और गैर शासकीय दोनों कार्यालयों में, शासकीय और गैर शासकीय दोनों कार्यालयों में प्रारूप की आवश्यकता पड़ेगी। अब ये प्रारूप बनाने किसके लिए रहे हैं, पत्र के लिए। तो हम बात करते हैं कि पत्र क्या है, तो पत्र तो हर कोई जानता है। अच्छा ठीक है, नहीं है हम तो पत्र को नहीं जानते हो, क्योंकि पुराने समय में याद करो, पहले पत्री चला करती थी, पत्र चलते थे, चिट्ठियां चलती थी, घरों में चिट्ठियां आया करती थी। वो जो घरों में रिश्तेदारों की, जान पहचान वालों की चिट्ठियां आती थी, उन्हें अनऑफिशियल या अनौपचारिक पत्र कहा जाता है। और जो विभाग से दूसरे विभाग में जाती है वो ऑफिशियल लेटर या औपचारिक पत्र कहलाते हैं। हालांकि ये जमाना अब समाप्त हो गया है, अब यही आपका थोड़ा सा अपडेट होके ऑनलाइन मोड पे आ गया है। इंटरनेट का जमाना है। इंटरनेट के जमाने में क्या हो रहा है कि हम ईमेल के माध्यम से पत्राचार कर लेते हैं। तो अभी क्या होता है कि शासकीय और गैर शासकीय दोनों कार्यालयों में दिन प्रतिदिन के कार्यों के लिए, समझना, शासकीय और गैर शासकीय कार्यालयों में दिन प्रतिदिन में जो भी डेली काम होते हैं, जैसे मान लीजिए क्या हो रहा है, किसी का प्रमोशन करना है, पदोन्नति करने के लिए, किसी का ट्रांसफर करना है, स्थानांतरण करने के लिए, या कि फिर अगर हम यहां पर बात करते हैं कि किसी भी चीज के लिए एक निविदा निकालनी है, एक टेंडर पास करना है। निविदा, मान लीजिए कि कोई शासकीय विद्यालय है, हमें वहां पर ऑनलाइन एजुकेशन स्टार्ट करानी है, हमें डिजिटल बोर्ड के माध्यम से पढ़ाना है, तो हमें डिजिटल बोर्ड की आवश्यकता है। हम उसके लिए एक टेंडर निकलवाएंगे कि इस स्कूल में इतने डिजिटल बोर्ड की आवश्यकता है, उसका एक टेंडर निकलवा देंगे। तो जो भी लोग आएंगे, है ना, टेंडर डालेंगे, उसमें जो सबसे कम पैसे का टेंडर डालेगा हम उसको उसका क्या दे देंगे, टेंडर दे देंगे। तो टेंडर निकलवाने के लिए, मतलब विज्ञापन जारी कराने के लिए, एक नोटिफिकेशन निकलवाने के लिए, या आदेश की सूचना देने के लिए, इस प्रकार के कोई भी कार्य करने हैं शासकीय और गैर शासकीय कार्यालयों में, तो इसके लिए सूचना देने के लिए, इसकी सूचना देने के लिए एक अधिकारी होगा। अगर बात की जाए तो निश्चित क्रम में अधिकारी होंगे, कि जैसे एक एलडीसी इसको तैयार करेगा, है ना। तो कैसे एलडीसी तैयार करेगा, मतलब मान लीजिए हम बात करते हैं एलडीसी, तो जो निम्न श्रेणी लिपिक है, समझना, एक जो निम्न श्रेणी लिपिक होगा, कौन होगा, निम्न श्रेणी जो लिपिक होगा, यह भेजेगा किसके पास में इस प्रकार के कार्य को, उच्च श्रेणी लिपिक के पास में। ठीक है, उच्च श्रेणी जो लिपिक होगा ना, ये जो आपका उच्च श्रेणी लिपिक होगा, ये अन्य अधिकारी के पास में भेजेगा, जिसे हम यहां पर क्या नाम देंगे, मुख्य लिपिक का नाम देंगे।
किसका नाम देंगे? समझिए, यह पहुंचेगा किसके पास में? मुख्य लिपिक के पास में। मुख्य लिपिक भेजेगा किसके पास में? लेखाधिकारी के पास में। किसके पास में भेजेगा? लेखाधिकारी के पास में। और लेखाधिकारी इसको कहां भेजेगा? सर्वोच्च अधिकारी के पास में। कहां जाएगा ये? सर्वोच्च अधिकारी के पास में। अब बात आती है कि ये जो हैरार्की है, इसी हैरार्की के क्रम में प्रारूप को लिखने का कार्य किया जाता है ना? प्रारूप लेखन का कार्य इसी क्रम में होता है। एक बात और है, विभागों में पेन का बड़ा महत्व होता है, ध्यान देना। जो हमारे शासकीय विभाग होते हैं वहां पर पेन का बहुत बड़ा योगदान होता है। कि जैसे अगर कहा जाए निम्न श्रेणी लिपिक है तो कौन सी स्याही का प्रयोग करेगा? तो निम्न श्रेणी लिपिक जो प्रयोग करेगा, नीली स्याही का प्रयोग करेगा। काय का प्रयोग करेगा? नीली स्याही का। लेकिन अगर हम बात करते हैं सर्वोच्च अधिकारी, तो यह हरी स्याही का प्रयोग करेगा। जो सर्वोच्च अधिकारी होगा यह कौन से स्याही का प्रयोग करेगा? तो हरी स्याही का ये प्रयोग करता है। ठीक है, तो यहां पर मैंने आपको चीजें बता दी हैं कि प्रारूप लेखन की परिभाषा क्या है। सिंपल सी परिभाषा है कि प्रारूप का काम क्या है कि किसी भी पत्र को अंतिम रूप देने से पहले जो एक कच्चा मसौदा तैयार किया जाता है उसे हम प्रारूप कहते हैं। प्रारूप के बहुत सारे अन्य नाम हैं, जैसे मसौदा लेखन, परालेखन, है ना, या आलेखन कहा जाए। अंग्रेजी में हम इसे ड्राफ्टिंग कहते हैं। और ऐसा क्यों किया जाता है? इसलिए किया जाता है ताकि कोई गलती ना हो, और गलती हो तो उसमें संशोधन किया जा सके, इसलिए हम उसका प्रारूप लिखते हैं। ये प्रारूप तैयार कौन करता है? तो एक क्रम में तैयार होता है जो सर्वोच्च अधिकारी की सहमति के बाद उसे क्या किया जाता है? प्रारूप लेखन कहा जाता है। कैसे? मतलब एक निम्न श्रेणी लिपिक तैयार करेगा, फिर उसके बाद वो जाएगा उच्च श्रेणी लिपिक के पास, फिर जाएगा मुख्य लिपिक के पास, फिर जाएगा लेखाधिकारी के पास, और अंत में जाएगा एक सर्वोच्च अधिकारी के पास। तो जो सर्वोच्च अधिकारी होता है, यहां पर यह ध्यान रखने योग्य बात है कि सर्वोच्च अधिकारी कौन सी पेन का यूज करता है? तो यह नीली स्याही का यूज करता है, मतलब हरी स्याही का प्रयोग करेगा ये। ठीक है, किसका प्रयोग करेगा? सर्वोच्च अधिकारी हरी स्याही का। और जो निम्न श्रेणी लिपिक है यह नीली स्याही का प्रयोग करता है। ठीक है, ध्यान रखना, जो निम्न श्रेणी लिपिक है यह नीली स्याही का, और सर्वोच्च वाला किसका प्रयोग करेगा? हरी स्याही का। अरे हम लोग नीली स्याही का यूज करते हैं ना, ब्लू पेन का यूज करते हैं, तो अपने आप को ये समझ लो कि अभी तो हम लोग एलडीसी लेवल पे भी नहीं पहुंचे हैं। तो एलडीसी किसका यूज करेगा? नीली स्याही का। तो जो सर्वोच्च अधिकारी होगा वह किसका प्रयोग करेगा? हरी स्याही का। ठीक है, तो ये थी हमारे प्रारूप की परिभाषा। एक बात आती है कि अच्छे प्रारूप की क्या विशेषताएं होनी चाहिए, ये भी प्रश्न आता है कि अगर कोई एक अच्छा प्रारूप है तो उस अच्छे प्रारूप की विशेषताएं क्या होनी चाहिए। हम एक अच्छे प्रारूप की विशेषताओं की अगर बात करते हैं तो सबसे पहली बात तो यह है कि प्रारूप में मुख्य बातों पर विशेष ध्यान देना चाहिए। प्रारूप की भाषा शैली बिल्कुल शुद्ध होनी चाहिए। मतलब अगर हम बात करें कि मुख्य बातों का स्पष्ट एवं ठीक क्रम से उल्लेख हो, कि जो मेन बातें हैं, कि अगर हमें बात करनी है प्रारूप में, बात करनी है अगर हमें यहां पर प्रारूप में किसके बारे में? पदोन्नति के बारे में। तो फला फला व्यक्ति की पदोन्नति, कब इनकी ज्वाइनिंग हुई थी, किस कारण पदोन्नति हो रही है, किस नियम के तहत पदोन्नति हो रही है, तो यही सारी बातों का ही उल्लेख होना चाहिए। इसके अलावा बाकी अन्य किसी भी बातों का उल्लेख नहीं करना चाहिए, और क्रमशः उल्लेख होना चाहिए, एक क्रम से होना चाहिए। भाषा जो होगी एक प्रारूप की हमारे, वो एकदम शुद्ध होगी, सरल भाषा होगी, एकदम शुद्ध भाषा, सरल भाषा होगी, साथ ही साथ नम्र और शिष्ट होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपका निम्न अधिकारी है ना, आपसे लोअर है, ठीक है ना, कि आप वरिष्ठ अधिकारी हो, वो कनिष्ठ अधिकारी है, तो आपने कहा तुझे ऐसा करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कहना चाहिए, एक औपचारिक रूप से कहना चाहिए, शिष्टाचार उसमें झलकना चाहिए, नम्य भाव होना चाहिए, भाषा शुद्ध एवं सरल स्पष्ट होनी चाहिए, औपचारिकता का विशेष ध्यान रखना चाहिए। ठीक है ना, पत्राचार में जो हमारी शैली हो वह औपचारिक शैली होनी चाहिए। देखिए कह रहा शैली औपचारिक रखिएगा, है ना। फिर कहता तथ्य परकता का ध्यान रखना चाहिए। तथ्य परकता मतलब फैक्चुअल बेसिस बात करनी चाहिए, टू द पॉइंट बात करनी चाहिए, जो वहां पर लिखा हुआ है कि इस नियम के तहत ऐसा कहा जा रहा है मेरे द्वारा आपको, तो ये आपको करना पड़ेगा। तो तथ्य परकता के साथ अपनी बातें वहां रखनी चाहिए, ठीक है ना। ये पूर्व निर्धारित शैली के आधार पर होना चाहिए कि जैसे जिस शैली में पहले कार्य होता था उसी शैली में आपको ये पत्र लिखना चाहिए। हम बात करते हैं कि उस पत्र में क्रमांक जरूर लिखना है आपको, उस पत्र में दिनांक लिखना है, किस तिथि को ऐसा कर रहे हैं आप पत्र लिख रहे हैं, ठीक है ना। और जिसका उत्तर दिया जा रहा है जिस तिथि को, तो वो डेट और उसका क्रमांक अवश्य लिखना है। प्रारूप के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है ये। कहां लिखेंगे इसकी चर्चा मैं बाद में करूंगा, लेकिन यह लिखा अवश्य होना चाहिए। प्रारूप का सारे अंग यहां पे स्पष्ट होना चाहिए, कि जैसे अगर हम बात करते हैं कि विषय की, तो विषय बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए। संलग्नक की बात करते हैं तो संलग्नक स्पष्ट होना चाहिए, ठीक है। तो इस प्रकार से जितने भी इसके अंग होते हैं सारे अंग बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए।
एक और बात कही जाती है प्रारूप, बड़ी महत्वपूर्ण बात है यहां पर, है ना, ध्यान से देखिएगा। यहां पे ये कहा जा रहा है कि प्रारूप तैयार करते समय दो पंक्तियों के बीच में पर्याप्त स्थान छोड़ना चाहिए। भाई प्रारूप है, संशोधन होगा तो संशोधन होगा तो प्रत्येक पंक्ति, देखिए क्या कह रहा है कि प्रारूप तैयार करते समय दो पंक्तियों के बीच में, दो पंक्तियों के बीच में थोड़ा स्थान छोड़ना चाहिए कि मान लीजिए कि कुछ संशोधित करना है तो वहां पर लिखा जा सके, लिखना वहां पर संभव हो, ऐसा ना हो कि जगह ही नहीं बची तो लिखेंगे कहां पे। इसलिए पत्र के साथ यदि किसी पूर्व आदेश या विवरण की प्रति भेजनी हो तो उसका उल्लेख, मतलब कि अगर कोई विवरण भेजना है, अगर कोई संलग्नक भेजना है तो संलग्नक बाईं ओर लिख देना चाहिए कि हमने ये चीजें भेजना है तो ये संलग्न में 1 2 3 4 5 इस प्रकार से हमने संलग्नक लगा दिए हैं। तो ये एक प्रकार से एक अच्छे प्रारूप की विशेषताएं कहलाती हैं। अब एक अगली बात आती है, प्रारूप के अनुदेश क्या है, है ना। अगर हम बात करते हैं यहां पर कि साहब प्रारूप का अनुदेश क्या होता है, ठीक है, प्रारूप का कौन सा अनुदेश होता है, प्रारूप के अनुदेश के बारे में हमें बात करनी है। तो समझो, जो प्रारूप का अनुदेश है, अनुदेश मतलब होता है प्रारूप बनाने की विधि क्या है, प्रारूप बनाने का नियम क्या है, किस नियम के तहत प्रारूप बनाए जाते हैं। तो प्रारूप या मसौदा लिखने के लिए बहुत सारे नियम हैं, मतलब लिखते जाते हैं उनके नियम बनते जाते हैं। सेम वैसा ही जिस प्रकार से हम संक्षेपण बनाने के नियम पढ़ते हैं, हम पल्लवन करने का नियम पढ़ते हैं, पल्लवन संक्षेपण बनाने की विधि पढ़ते हैं, ठीक उसी प्रकार से प्रारूप करने की विधि, प्रारूप करने का नियम क्या है। तो समझिए, अगर हम यहां पर नियम की बात करें तो सबसे पहला कहता है कि मसौदा स्वतः स्पष्ट होना चाहिए, स्वतः पूर्ण होना चाहिए। ये बातें हमने संक्षेपण में भी पढ़नी, ठीक है ना। मसौदा जो होता है वो पूर्णता है, स्पष्ट होना चाहिए, अपने आप में स्पष्ट हो, स्वतः पूर्ण हो। स्वतः पूर्ण होगा तो हमें किसी अन्य शब्दकोश की आवश्यकता नहीं होगी। अगर वह अधूरा है तो हमें कहीं और से उसको समझने के लिए किसी और माध्यम की आवश्यकता पड़ेगी। तो स्वतः स्पष्ट होना चाहिए, कोई शब्द उसका स्पष्ट नहीं है तो हमें शब्दकोश की आवश्यकता पड़ेगी, इसलिए स्वतः स्पष्ट और स्वतः पूर्ण होना चाहिए। ठीक है, अगली बात समझिएगा, मसौदा यथासंभव संक्षिप्त होना चाहिए। अरे संक्षेपण भी हमने पढ़ा था कि संक्षेपण संक्षिप्त होता है, संक्षेपण मतलब संक्षेप करना। इसी प्रकार से प्रारूप में भी क्या, प्रारूप संक्षिप्त होना चाहिए, बिल्कुल छोटा होना चाहिए। छोटा होगा तो होगा क्या, समझना क्यों बोला ऐसा, ये इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि इसके द्वारा समय और संसाधन दोनों की बचत होगी। अगर प्रारूप छोटा है तो समय और संसाधन दोनों की बचत होगी। लेकिन अगर ऐसा है कि साहब छोटा हो ही नहीं सकता, फिर क्या करोगे। तो अगर छोटा नहीं हो सकता है तो आप ठीक है प्रारूप को बड़ा रहने दो, लेकिन प्रारूप बड़ा जितना भी रहे रहने दो, उसके अलावा उसका संक्षेप हम पहले से लिख दें कि इसमें क्या बातें की जा रही हैं। तो अगर हमने संक्षेप में उसे लिख दिया ना, तो जो भी उसे पढ़ेगा तो पहले संक्षेप में जो लिखा गया है उसको पढ़ लेगा, बाद में उसके अंदर की सारी बातों को आवश्यकता अनुसार देखता चला जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला नियम कहता है कि लंबे लंबे वाक्यों से दूर रहना चाहिए। स्वाभाविक है यार, लंबे लंबे वाक्य लिखोगे तो वो क्या होगा, लेखन शैली ज्यादा लेगी, संसाधन ज्यादा लगेंगे, समय ज्यादा लगेगा, तो लंबे लंबे वाक्यों से दूर रहो। अनावश्यक रूप से घुमाना फिराना नहीं चाहिए। अरे फालतू का मुहावरे लोकोक्तियों का प्रयोग नहीं करना है, फालतू अलंकारों का प्रयोग नहीं करना है वहां पे कि भाषा शैली उसकी क्लिष्ट हो जाए। घुमा फिरा दोगे तो भाषा शैली शुद्ध और सरल कहां से रहेगी, जबकि शुरू में कहा गया है कि स्वतः स्पष्ट होना चाहिए, शुद्ध और सरल होनी चाहिए। तो भाई शुद्ध सरल रखने के लिए हमें यहां पर इसको घुमाने फिराने की आवश्यकता नहीं है। फिर कह रहा है पत्र भेजने वाले को उत्तर देते समय उसके पत्र क्रम की संख्या, पत्र भेजने वाले को, जो पत्र भेज रहा है ना, क्या कह रहा है, पत्र भेजने वाले को उत्तर देते समय, जब वह उत्तर दे रहा है उस समय उसके पत्र क्रमांक की संख्या, कि कौन सा पत्र है, पत्र में डेट लिखना चाहिए, दिनांक कौन सा है, ये सब कुछ लिखना चाहिए। मान लो कभी ऐसा होता है कि एक ही पते पर आपको बहुत सारे पत्र भेज रहे हैं, कि लखनऊ में फला फला ऑफिस में हमें बहुत सारे पत्र भेज रहे हैं, इंदौर में फला फला ऑफिस में हमें बहुत सारे एक साथ पत्र भेज रहे हैं। तो क्या करना पड़ेगा कि उसका ईयर सेम रहेगा और उसके पहले का क्रमांक क्या होता जाएगा, यहां पर बदलता चला जाएगा। क्या होगा, ईयर सेम रहेगा और जो पहले का क्रमांक होगा वो बस क्या होता जाएगा, आपका बदलता चला जाएगा। मान लीजिए यदि एक से अधिक पन्नों का उल्लेख करना आवश्यक हो तो उस मसौदे के हाशिए में दिया जाना चाहिए। क्या कह रहा है कि एक से अधिक पन्नों का उल्लेख करना आवश्यक हो। अब जैसे हाशिया कह रहा, हाशिए का प्रयोग करना है एक से अधिक पन्नों का, एक से अधिक पन्ने अगर प्रयोग में लिए जा रहे हैं तो हाशिए का प्रयोग करना है। हालांकि हमेशा हाशिए का प्रयोग करना है। हाशिया क्या होता है, मान लो ये एक कोई पेज है, ठीक है, इस पेज में हमें हाशिया लगाना है, मतलब बाईं ओर और दाईं ओर
दोनों तरफ हमें क्या करना पड़ता है, तो इन दोनों तरफ हमें एक सीधी लाइन खींचनी पड़ती है जिसे हम हाशिए का नाम देते हैं। तो यह हाशिया अवश्य खींचा जाना चाहिए। अरे विद्यालय में याद कर लो कि जब हिंदी वाले मास्टर आते थे ना, तो वो कॉपी जब लिखने के लिए लिखाते थे, इमला लिखाते थे। इमला मतलब होता है कि वो बोलते जाते थे, आपको लिखना पड़ता था, या पुस्तक में बता दिया फला फला पाठ का लिख डालो इमला। इमला मतलब वो जो ऐसा लिखा है हूबहू वैसा लिख दो। तो जब आप कॉपी में लिखते थे तो वो पहले जब आप जाते थे तो आपकी पिटाई हुआ करती थी। क्यों? क्योंकि वो बोलते थे कि ध्यान रखना हाशिया खींच देना, और आप जल्दबाजी में रहते थे। तो ये हाशिया अवश्य खींचा जाना चाहिए। इससे होता क्या है, जब हम दोनों तरफ हाशिया खींच देते हैं तो शब्द जो होते हैं वो कैसे होते हैं, बिल्कुल स्पष्ट और सुंदर प्रतीत होते हैं, तो पठनीय ज्यादा होते हैं, है ना, पढ़ने में ज्यादा आसानी होती है। और क्या नियम लगाए जा सकते हैं, तो मसौदे में यह स्पष्ट किया जाना चाहिए कि पत्र के साथ कितने संलग्नक लगाए जाएंगे। अरे संलग्नक क्या क्या एक्स्ट्रा चीजें आप उनके साथ में भेज रहे हैं, संलग्नक 1, संलग्नक 2, संलग्नक 3, है ना, कि आपने ये जानकारी भी भेजी, वो जानकारी भी भेजी, ऐसे करके संलग्नक भी लगाया जाना चाहिए। और कितने संलग्नक आपने भेजे, कि 5 भेजे, कि 3 भेजे, कि 6 भेजे, तो संलग्नक की संख्या भी लिखी जानी चाहिए। आगे बात करते हैं, जिस सक्षम अधिकारी के हस्ताक्षर से पत्र जारी किया जा रहा है, मान लीजिए कि जो अंतिम सक्षम अधिकारी है उसी ने कहा ना इस प्रकार का पत्र जारी करो, तो उस जिस सक्षम अधिकारी के नाम से ये पत्र जारी किया जा रहा है तो उसका हस्ताक्षर तो होना चाहिए, साथ ही साथ उसमें उसका नाम, उसका पद नाम और उसका टेलीफोन नंबर या उसका मोबाइल नंबर उसमें मेंशन होना चाहिए। तो साधारणतः उसमें उसका टेलीफोन नंबर डाला जाता है। एक चीज और है, प्रारूप या तो लिखा जाता है या तो टंकण किया जाता है। टंकण का मतलब होता है टाइप किया जाता है। और जब भी हम टंकण करते हैं या हाथ से लिखते हैं मैन्युअली, तो ऐसा करते समय हाशिया अवश्य छोड़ा जाना चाहिए, हाशिया जरूर छोड़ना चाहिए। देख लीजिए स्पष्ट लिखा है, यहां भी लिखा हुआ है कि हाशिया छोड़ा जाना चाहिए। और अगर हमने वाक्य लिखे हैं तो वाक्य जो पंक्तियां हैं उन पंक्तियों के बीच में व्यवस्थित जगह होनी चाहिए। इतनी जगह होनी चाहिए कि अगर मान लो कोई संशोधन किया जाना है तो हमें फिर वहां पर संशोधन करने की जगह हो। इसलिए कह रहा है कि आवश्यकता पड़ने पर शब्द जोड़ने या व्याख्या करने में असुविधा ना हो, इसलिए पंक्तियों के बीच में काफी ज्यादा अंतर रखना चाहिए। ये एक नियम है, ये एक विधि है, इसी प्रकार से प्रारूप लिखा जाता है। प्रारूप के साथ अनुमोदन के लिए मसौदा यानी ड्राफ्ट फॉर अप्रूवल की पर्ची लगा देनी चाहिए, है ना। प्रारूप है तो उसमें लगा दो पर्ची, ड्राफ्ट फॉर अप्रूवल, आपके अप्रूवल की आवश्यकता है, ये लगा देंगे पर्ची, अप्रूवल कर देंगे वो, है ना। फिर यदि एक से अधिक मसौदे हो तो उन पर पर्चियों की संख्या डाल दो। एक से अधिक मसौदे हैं तो पर्ची संख्या, ये पर्ची संख्या 0 1 बटा इतना, तो वो पर्ची संख्या डाल दो आप, है ना। फिर बात करते हैं, मान लीजिए कि कभी ऐसा होता है कि किसी प्रारूप को बहुत अत्यावश्यक जरूरी है, बहुत जरूरी है, उसको पहले अप्रूवल मिलना चाहिए, तो उसके लिए क्या करेंगे, उसमें या तो तत्काल डाल दो या तो प्राथमिकता डाल दो। क्या डाल दोगे, तत्काल या प्राथमिकता, है ना। तो प्रारूपों पर अनुभाग अधिकारी के स्तर के अधिकारी के आदेशों के अनुसार तत्काल अथवा प्राथमिकता लिखना आवश्यक है। या तो तत्काल लिख देना या तो उस पर प्राथमिकता लिख देना, यह लिखना जरूरी होगा। आगे बात करते हैं, डाक से भेजे जाने वाले पत्र। मान लो ऐसा होता है कि कई बार डाक से पत्र भेजे जाते हैं और वो बहुत ज्यादा जरूरी है, हो सकता है कि उसमें क्या हो, चेक हो सकता है उसमें जरूरी कोई सिक्योरिटी पेपर हो, बॉन्ड पेपर हो, कोई अत्यावश्यक कागज हो, तो उसको ऐसे डायरेक्टली नहीं भेजना चाहिए। उसके लिए आपको क्या करना, रजिस्ट्री डाक, बीमाकृत लिफाफा या डाक प्रमाण पत्र के माध्यम से भेजना चाहिए, क्योंकि हमें उसकी सुरक्षा का ध्यान रखना पड़ता है। ठीक है। फिर प्रारूप पर अनुमोदन करने का संकेत देने के लिए संबंधित अधिकारी को अपने आद्यक्षर अवश्य करना चाहिए। ठीक है, कि जो अनुमोदन करने के लिए, संकेत देने के लिए जो अधिकारी है उनको आद्यक्षर करना चाहिए कि साहब ये आवश्यक है ना, ये प्रारूप आवश्यक है, इस पे अपने अनुमोदन प्रदान करने की कृपा करें। तो ये सारे हमारे क्या है, विधि है, नियम है, जिनके बारे में हमने बात करी। अब हमारे सिलेबस में हमें प्रारूप में क्या क्या पढ़ना होता है, प्रारूप के अंदर हम क्या पढ़ेंगे, हमारे सिलेबस में क्या क्या है, तो जैसे शासकीय एवं अर्धशासकीय पत्र। शासकीय पत्र कौन से होते हैं, अर्धशासकीय पत्र कौन से होते हैं, कैसे लिखे जाते हैं, ये है हमारे सिलेबस में। फिर है सर्कुलर, एक मतलब बात की जा रही है परिपत्र। परिपत्र क्या होता है, कैसे लिखे जाते हैं, परिपत्र की विशेषताएं क्या है। तो आजकल डायरेक्ट आता है, यहां परिभाषा विशेषताएं नहीं पूछता है, आजकल डायरेक्ट फॉर्मेट लिखने के लिए आता है। ठीक है। फिर प्रपत्र क्या है, विज्ञापन क्या है, एडवर्टीजमेंट क्या है, कैसे लिखा जाता है, आदेश कैसे दिया जाता है ना। फिर प्रश्नांकन कैसे लिखते हैं, अनुस्मारक या स्मरण पत्र क्या होता है, प्रतिवेदन सबसे ज्यादा आता है, रिपोर्ट राइटिंग हमारे यहां एमपीपीएससी में आपके यहां सबसे ज्यादा क्या आता है, प्रतिवेदन।
अधिसूचना या नोटिफिकेशन, जैसे कोई विभाग में कोई रिक्ति निकाली जानी है उसके लिए नोटिफिकेशन निकाला गया, ठीक है। फिर टिप्पण लेखन, टिप्पण लेखन भी, तो ये सब कुछ हमारे यहां पर सिलेबस का हिस्सा है, यही सारा हमें पढ़ना है और कंप्लीट करना है, ठीक है। चलिए देखिए, एक तरीका और बता देता हूं मैं यहां पे शासकीय पत्र के बारे में। साहब शासकीय पत्र सबसे पहले जो लिखा है, तो शासकीय पत्र होते क्या है, कैसे लिखे जाते हैं, है ना, एक इनका फॉर्मेट भी दे दीजिए। तो मैं प्रॉपर विभाग का फॉर्मेट दे दूंगा, हाँ किसी का विभाग का लीक नहीं करूंगा, है ना, कि किसी के विभाग का फॉर्मेट मैं यहाँ लीक कर दूं। लीक करने का मतलब ये है कि हो सकता है कि वो शासकीय पत्र उनके पास में आया हो, तो मैंने आपको पढ़ाने के लिए यहाँ लगा दिया, तो मैं नहीं लगाऊंगा, है ना। ये ऑफलाइन क्लासेस में दिखाया जा सकता है, लेकिन ऑनलाइन डिजिटलाइज्ड मैं यहाँ पे आपको नहीं दिखा सकता हूं, पर जितना आवश्यक होगा, है ना, जो पहले से दिखाया जा रहा है वो हम जरूर दिखा देंगे, ठीक है। चलिए, किसी सरकारी कार्यालय से अन्य सरकारी कार्यालय को, सीधी सी बात है, शासकीय पत्र है तो गवर्नमेंट हाउस टू अनदर गवर्नमेंट हाउस और गवर्नमेंट ऑफिस टू अनदर गवर्नमेंट ऑफिस, एक शासकीय कार्यालय से दूसरे शासकीय कार्यालय को क्या किया जा रहा है, भेजा जा रहा है पत्र, लेटर, शासकीय लेटर है, ठीक है, खुश मत हो जाना। भेजा गया पत्र जिसमें सरकार की नीतियों का, सरकार के निर्णय का, सरकार के विषय का उल्लेख हो, जो औपचारिक रूप से लिखा हुआ हो, उसे क्या कहा जाता है, शासकीय पत्र कहा जाता है। स्वाभाविक है, एक शासकीय कार्यालय से दूसरे शासकीय कार्यालय को उसके निर्णय, उसके विषय, उसके नीतियों आदि के बारे में उल्लेख करके भेजा गया पत्र ही क्या कहलाता है, शासकीय पत्र कहलाता है। खत्म परिभाषा, इतने के नंबर मिलते हैं, ठीक है। शासकीय पत्रों के गुण क्या होते हैं, यहां पर भी इनके गुण की बात आती है कि साहब इनके क्या गुण होते हैं, कौन कौन से इनके गुण होते हैं। चाहे कोई भी पत्र हो, सभी पत्र में भाषा शैली क्लिष्ट नहीं होनी चाहिए, है ना। भाषा शैली इसमें क्या होनी चाहिए, स्पष्ट होनी चाहिए, सरल होनी चाहिए, शुद्ध होनी चाहिए, जैसा कि प्रारूप में मैंने आपको बताया हुआ है। जितने भी शासकीय पत्र होंगे सब अन्य पुरुष में लिखे जाने चाहिए। बात आती साहब अन्य पुरुष क्या है, तो आपने पुरुषवाचक सर्वनाम पढ़ा है, क्या पढ़ा है साहब, पुरुषवाचक सर्वनाम पढ़ा है। अब पुरुषवाचक सर्वनाम में आपने एक पढ़ा है उत्तम पुरुषवाचक, क्या पढ़ा है, उत्तम पुरुषवाचक। एक आपने पढ़ा है क्या, मध्यम पुरुषवाचक पढ़ा है, ठीक है। एक आपने पढ़ा है क्या, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम पढ़ा है, क्या पढ़ा है, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। उत्तम, कोई उत्तम किसको कहता है, तो उत्तम मैं अपने आप को ही कहूंगा ना, उत्तम कौन है, हम उत्तम है। सब क्या कहोगे, उत्तम माने अच्छा, अच्छा कौन, हम। तो वक्ता जिनके लिए शब्दों का प्रयोग करता है वो उत्तम है, मैं, मेरा, मुझे, मुझसे, मैंने, हम, हमारा, हमें, हमसे, हमको, ये सब उत्तम है। मध्यम क्या होता है, श्रोता के लिए, सुनने वाले के लिए, पढ़ने वाले के लिए, तो मतलब जो सामने होता है, तो क्या कहोगे, तुम, तुम्हारा, तुम्हें, तुमसे, आप, आपका, आपको, आपकी, ये आ जाएगा। और अन्य में क्या होगा, इनके अलावा, कौन सा, ये, वो, यह, वह, इनका, उनका, तो ये सब किस में जाएगा, अन्य पुरुषवाचक में चला जाएगा, ठीक है। यह, ये, वह, वे, इनका, उनका, ये सब हमारे क्या कहलाते हैं, अन्य पुरुषवाचक। तो शासकीय जो पत्र होंगे वह हमेशा सरकारी पत्र अन्य पुरुषवाचक में ही लिखे जाने चाहिए, अन्य पुरुष में लिखे जाने चाहिए। पत्र में केवल यथार्थ बातों का उल्लेख करना चाहिए, अन्यत्र बातों का, अन्य बातों का उल्लेख ना हो। पत्र में संक्षेप में लिखा जाना चाहिए, सभी पत्रों को संक्षेप में लिखा जाना चाहिए, ये बात तो हमेशा ऐड कर लेना। हर जगह लगभग आपको कुछ चीजें, जैसे पहला पॉइंट हो गया, दूसरा पॉइंट, ये चौथा पॉइंट, ये आपको हमेशा एक साथ एक जैसे ही लिखना है। पत्र में समस्त महत्वपूर्ण बातें पूर्ण रूप से आ जानी चाहिए, समस्त महत्वपूर्ण बातें। प्रत्येक अनुच्छेद को क्रमबद्ध लिखा जाना चाहिए, जितने भी आपके पॉइंट है क्रमशः लिखे जाने चाहिए, ऐसा नहीं अलग अलग, क्रमशः, पहले ये जरूरी है, फिर उसके बाद ये है, फिर ये है, स्टेप बाय स्टेप क्रमशः लिखे जाने चाहिए। पत्र में स्पष्टता होनी चाहिए, स्पष्ट होना चाहिए। किसी भी शब्द का केवल एक अर्थ निकलता, मतलब अगर कह दिया आपने कर, तो कर के कई सारे अर्थ निकलते, कर माने हाथ है, कर माने टैक्स है ना। तो इस प्रकार से आपको इसका ध्यान रखना चाहिए कि एक अर्थ देने वाले शब्दों का प्रयोग करना चाहिए, इसीलिए पत्र में स्पष्टता होनी आवश्यक है। छोटे या बड़े अधिकारी को पत्र लिखते समय सदैव नम्र भाषा का प्रयोग करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि छोटा अधिकारी है तो उसको चमका रहे हो आप पत्र में, है ना, कि तुझे ऐसा करना पड़ेगा, नहीं, व्यवस्थित लिखना पड़ेगा, औपचारिक तरीका प्रयोग में लाना पड़ेगा। कितना भी, है ना, कितना भी आपसे क्या है, आपका मनभेद चल रहा, है ना, पत्र
सदैव निश्चित प्रारूप में लिखा जाना चाहिए। पत्र जो है वह एक निश्चित प्रारूप में लिखा जाना चाहिए, जो उसका फॉर्मेट बना हुआ है उसी ड्राफ्ट में लिखा जाना चाहिए। शासकीय पत्रों की संरचना संबंधी विशेषताएं, तो इसकी संरचना संबंधी क्या क्या विशेषताएं होती हैं जो शासकीय पत्र होते हैं, है ना। संरचना संबंधी विशेषताओं का मैंने डिटेल बनाया है, ये तो बस छोटा सा फॉर्मेट है, फिर इसी का डिटेल बना के मैंने दिया कि जैसे जो संरचना है शासकीय पत्र की, किस प्रकार से उसकी संरचना होती है। तो देखिए संरचना में कहता है कि सबसे ऊपर पत्र संख्या का उल्लेख होना चाहिए। जो सबसे ऊपर होगा वो पत्र संख्या का उल्लेख हो, किस जगह होगा तो इसकी भी हम बात करते हैं। तो देखिएगा कहता है कि जो शासकीय पत्र है सबसे अधिक प्रचलित प्रणाली है, एक निर्धारित ढांचे में होती है। तो सबसे पहले कार्यालय का नाम, पत्र के मध्य में सबसे ऊपर कार्यालय का नाम लिखा जाता है, जैसे यहां पर लिख दिया गया। बीच में क्या लिखा जाएगा, लोक सेवा आयोग। क्या लिखा जाएगा, लोक सेवा आयोग लिख दिया गया। पत्र के मध्य में सबसे ऊपर कार्यालय का नाम लिखा जाएगा। यदि कार्यालय का नाम बड़ा है तो वह 2-3 पंक्तियों में लिखा जाएगा। मान लीजिए कि बहुत बड़ा है कार्यालय का नाम, तो कार्यालय का नाम एक पंक्ति, फिर दूसरी पंक्ति, फिर तीसरी पंक्ति, 2 से 3 पंक्तियों में लिखा जाएगा। किंतु यह हमेशा मध्य में ही लिखा जाना चाहिए, दोनों तरफ से बिल्कुल कहां पे, बीच में आना चाहिए। मान लीजिए इधर लाइन है, ये पेज है, तो इस पेज के कहां पे लिखा जाना चाहिए, ठीक मध्य में लिखा जाना चाहिए। तात्पर्य है कि कार्यालय का नाम एक व्यवस्थित क्रम में होना चाहिए, स्वाभाविक है, एक व्यवस्थित रूप से स्पष्ट दिखना चाहिए कि सबसे पहले नजर उसी पर। फिर क्रमांक कहां लिखा जाना चाहिए, ठीक है। तो कार्यालय के नाम के बाद अगली पंक्ति में हाशिया के पास, देखिए अगली पंक्ति में एक इधर हाशिया लगाया, एक इधर हाशिया लगाया। हालांकि ये मैं पूरा आपको दिखाऊंगा, ये मैं आपको पूरा बना बनाया फॉर्मेट दिखा दूंगा, ठीक है। तो हाशिए के पास क्रमांक लिखा जाता है, हाशिए के पास इधर क्या लिखा जाता है, क्रमांक। फिर क्रमांक के अंतर्गत विभाग का नाम होगा या उप विभाग का नाम, फाइल का नाम, फाइल का पत्र क्रमांक, जावक नंबर। अच्छा देखो, आवक जावक नंबर होता है विभागों में, एक आवक जावक फाइल होती है जिसमें लिखा होता है संख्या उसकी कि कौन सी फाइल कब आई, कौन सी फाइल कब गई, कहां से आई, कहां को गई, उसका एक नंबर होता है। सचिवालय से प्राप्त पत्रों में क्रमांक में अनेक बिंदु हो सकते हैं, जैसे विज्ञापन नंबर, वर्ष, नियम, धारा। तो ये जब सचिवालय से मिलते हैं तो यहां पे ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स हो सकते हैं। अगली क्या चीज इसमें होनी चाहिए, संरचना बनाते समय क्या अत्यावश्यक है, तो जैसे हम बात करते हैं क्रमांक का महत्व, है ना। क्रमांक का क्या महत्व है, क्रमांक क्यों डलवाया जाता है, तो क्रमांक के द्वारा पत्र कब भेजा गया, कब आया है, किसने प्राप्त किया है, किसके पास कार्यवाही के लिए अभी लंबित पड़ा है, इसकी जानकारी मिलती है कहां से, क्रमांक से जानकारी मिलती है। और यह क्रमांक आवक जावक संख्या से मिल जाता है। फिर दिनांक की बात है, क्रमांक की सीध में ही दाहिनी ओर दिनांक होता है। मतलब अगर इधर क्रमांक है तो इधर पे क्या होगा आपका, इधर दिनांक हो जाएगा, इधर क्या है आपका, मान लीजिए क्रमांक है, ठीक है। फिर इसके बाद में क्या कहता है कि यदि पत्र टंकित दिनांक से अलग दूसरे दिन भेजा जाता है तो जावक लिपिक टंकित दिनांक को काटता नहीं, अभी तो टंकित दिनांक के नीचे एक रेखा खींचकर जावक वाले दिन की दिनांक डालेगा। मान लीजिए कि कभी ऐसा हो जाता है कि पत्र टंकित दिनांक से अलग दूसरे दिन भेजा गया, जिस दिन मान लीजिए आज तारीख है, कोई भी तारीख XYZ, मान लीजिए कि आज 15 तारीख है ना, लेकिन ये भेजा जा रहा है 16 तारीख को, तो वो क्या करेगा, उसको काटेगा नहीं, उसके नीचे क्या करेगा, उसके नीचे दिनांक के नीचे एक रेखा खींचेगा और जावक वाले दिनांक की जिस दिन भेजा जा रहा है तो जावक संख्या डाल देगा, जावक संख्या लिख देगा। फिर प्रेषित या प्रति, क्रमांक के ठीक नीचे, यहां क्रमांक के ठीक नीचे क्या होगा, हाशिए के पास प्रेषित लिखा जाता है, प्रेषित फला फला व्यक्ति को। तो प्रति से तात्पर्य है पत्र किसको भेजा जा रहा है। इसमें 3 पंक्तियां होती, पहली पंक्ति में उस अधिकारी के पद का नाम होगा जिसे पत्र भेजा जा रहा है, दूसरी पंक्ति में उसके कार्यालय का नाम होगा और तीसरी पंक्ति में उसके शहर का नाम आएगा जिस शहर में उसे भेजा जा रहा है। हर पंक्ति के बाद एक अल्प विराम लगेगा और अंत में पूर्ण विराम चिन्ह का भी प्रयोग किया जाएगा। इसी प्रकार से आपका विषय का क्या महत्व होता है, ठीक है। विषय में आप क्या चीजें लिखते हैं, विषय के अंतर्गत ऐसा क्या है जो आप डालेंगे। तो देखिए विषय में हम बात करते हैं जहां प्रति समाप्त होता है, प्रति जहां समाप्त होगा उसके ठीक नीचे विषय शब्द लिखा जाता है। क्या लिखा जाएगा, विषय। विषय शब्द के अंतर्गत पत्र के विषय वस्तु से संबंधित अति संक्षेप में, जैसे अगर कहा जाए कि फला व्यक्ति का प्रमोशन करने से संबंधित है तो लिखोगे इनके क्या करने से संबंधित है, तो इनका प्रमोशन, यानी कि अगर कहा जाए कि इनका क्या करने से संबंधित है तो प्रमोशन को, पदोन्नति से संबंधित पत्र, ठीक है। तो यहां पर यह लिख दिया जाएगा और जितना छोटा हो सके उतने संक्षेप में। इसमें सामान्यतः हेतु संबंधी बाबत क्या है
कि पदोन्नति हेतु, पदोन्नति संबंधी, पदोन्नति बाबत ऐसा लिखा जाता है। यदि किसी कारणवश विषय एक पंक्ति में ना आए तो दूसरी पंक्ति पहली पंक्ति के ठीक नीचे से शुरू होगी। विषय शब्द के नीचे कुछ भी नहीं लिखा जाएगा, विषय शब्द के नीचे कुछ नहीं लिखा जाएगा, वहीं से ये अगली पंक्ति स्टार्ट हो जाएगी। अभी मैं दिखा रहा हूं लिखकर। संदर्भ में क्या है, विषय के ठीक नीचे संदर्भ लिखा जाता है, जहां विषय है उसका ठीक नीचे संदर्भ आएगा उसी क्रम में, है ना। यहां से मान लीजिए ये आपका विषय है तो इसके ठीक नीचे यहां पर क्या आ जाएगा, संदर्भ, इसी रेखा। फिर कहता है कि संदर्भ को दो ही परिस्थितियों में लिखा जाता है। यदि किसी पत्र का जवाब दे रहे हैं, अगर किसी पत्र का जवाब दे रहे हैं तभी हम संदर्भ लिखेंगे, तो उस पत्र के क्रमांक व दिनांक का उल्लेख करेंगे और फिर उसके बारे में लिखेंगे। जब पूर्व में भेजे गए किसी पत्र का जवाब नहीं आता या उसके प्रति कोई कार्यवाही नहीं की जाती तो अनुस्मारक के रूप में, याद कराने के रूप में संदर्भ में उसका उल्लेख किया जाता है। अर्थात पूर्व पत्रों का क्रमांक और दिनांक दोनों लिखेंगे और फिर संदर्भ में हम उसका डिटेल करते हैं। संबोधन, संबोधन में क्या होता है, चूंकि ये एक औपचारिक पत्र इसलिए संबोधन हमेशा महोदय ही होगा। जब भी आपका ये ऑफिशियल पत्र होगा, जब भी ये आपका शासकीय पत्र होगा तो वहां पर हमेशा क्या लिखा जाएगा, संबोधन में नीचे क्या लिखोगे आप, महोदय होगा। संबोधन शब्द हमेशा हाशिए के पास संदर्भ के बाद अगली पंक्ति में होगा, यह प्रति के सीध में होगा और इसी के बाद क्या लगाया जाएगा, अल्प विराम। इस प्रकार से आप देखोगे पूरी विषय वस्तु। मैं आपको इसका एक एग्जाम्पल दिखा देता हूं, ठीक है, मैं आपको इसका एक एग्जाम्पल दिखा देता हूं, हो सकता है आप उससे इसको बहुत इजीली समझ पाएंगे, है ना। इससे हो सकता है कि आप इसको बहुत बहुत आसानी से समझ पाएंगे, ठीक है। देखिएगा, मैं एक शासकीय पत्र यहां पे आप लोगों के लिए लगा दे रहा हूं। इसको समझने में इससे क्या होगी, आपको आसानी हो जाएगी। ये लीजिए, मान लीजिए कि ये एक आपके पास में शासकीय पत्र आया है। इसको समझना, इसको देखना, तभी चीजें आपकी और क्लियर। हमने बात करी थी, क्या बात करी थी यहां पर हमने, सबसे पहले ध्यान से देखते जाइए, है ना। हमने इसमें सबसे पहले जो बात करी थी वो ये बात करी थी कि, एक मिनट रुकिएगा, थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं। चलो, यहां पर जो हमने सबसे पहले बात करी थी आपसे शासकीय पत्र के बारे में। अब शासकीय पत्र हो सकता है थोड़ा सा ही आपको ब्लरी दिखेगा, हम कॉपी में बनाते हैं तो हाथ से लिखकर बनाते हैं मैन्युअली। सबसे पहले ये देखिए, ऊपर इसका मध्य प्रदेश शासन का क्या लग गया, सील लग गया, है ना। मतलब टंकण है, ये टंकण है, हाथ से लिखा नहीं है, इसलिए इसमें साइन लग गया प्रॉपर। फिर बीच में हमने क्या कर दिया, विभाग का नाम लिख दिया, यहां हमने क्रमांक लिख दिया बाईं ओर, और बाईं ओर के ठीक सामने यहां क्या लिख दिया, दिनांक लिख, ठीक है। फिर क्रमांक के ठीक नीचे हमने प्रति लिखा, किसके लिए है, एक दो जितने ऑफिसेस में जाएगा उन सभी का लिख देंगे। फिर इसके नीचे विषय आएगा, विषय क्या है, तो विषय हमने पूरा बता दिया। अगर एक पंक्ति में आता है तो ठीक है, जितना हो सके संक्षेप लिखिए, नहीं आता एक पंक्ति में तो दो तीन पंक्ति में लिख दीजिए, ठीक है। विषय में पहला और दूसरा, इस प्रकार से हमने विषय, ठीक है। तो इस प्रकार से एक शासकीय पत्र को लिखा जाता है। बाकी आपका प्रपत्र क्या है, परिपत्र क्या है ना, अनुस्मारक क्या है, ये सारी चीजों को हम अगले सेशन में पढ़ेंगे। आशा करता हूं अभी यहाँ पे आपको चीजें समझ में आई होंगी और मुलाकात होगी अब हमारी आपसे इसी प्रकार के नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।